हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत है स्टडी कर पर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 15 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आपको पता है भगवान श्री राम की जो ससुराल है वो कहाँ है? जनकपुर में। और जनकपुर वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? नेपाल। तो जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन नेपाल में किया गया है। इस साल इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है और इसका पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है कि यह जो महोत्सव है ये भारतीय दूतावास के द्वारा आयोजित किया गया है, इसलिए ये महोत्सव इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेपाल में जो भारतीय दूतावास है या भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा इस महोत्सव का आयोजन करवाया गया है। तो इस महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो कि नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे थे। क्योंकि इस महोत्सव का उद्देश्य ये है कि भारत और नेपाल के जो सांस्कृतिक संबंध है या दोनों देशों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बनाए रखना, उसको और मजबूत करना। दोस्तों, नेपाल में नए साल की शुरुआत हुई है तो विक्रम संवत 2081 वहां पर शुरू हो गया है। तो इसी अवसर पर यह महोत्सव आयोजित किया गया है। भारत में भी विक्रम संवत 2081 की शुरुआत हो चुकी है। देखिए दोस्तों, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है तो पड़ोसी की जानकारी हमें पता ही होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है इसकी, बिहार से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से और इसके अलावा उत्तराखंड से। तो 5 राज्यों से सीमा टच करता है नेपाल। कैपिटल क्या है नेपाल की? काठमांडू। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। अब भारत और नेपाल का जो कल्चर है वो लगभग एक जैसा है तो करेंसी भी एक जैसी है, यानी नेपाली रुपया वहां पर चलता है, भारत में इंडियन रुपया चलता है। देखिए, भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसे सूर्य किरण अभ्यास बोला जाता है। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है, तो वो है नेपाल। नेपाल की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो वो नेपाल में है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर बात आई थी महोत्सव की, तो कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में मनाए गए हैं। तो थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट कहाँ है भारत में? राजस्थान में। तो डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में ही मनाया जाता है और राजस्थान के जैसलमेर में ये आयोजित किया जाता है। गोले मेला महोत्सव का आयोजन उधमपुर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। और ममनी खाद्य महोत्सव ये लद्दाख में आयोजित किया गया है। इसके अलावा मोनलम चोमो महोत्सव 2023 का आयोजन लद्दाख में किया गया था। और गोरसम कोरा महोत्सव 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जलीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर होता है या किस राज्य में होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में होता है। लेकिन आपसे केवल पूछ लिया जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। पीएम मोदी जी भी उसमें शामिल हुए थे। राहगीरे आनंद उत्सव 2024 का आयोजन उज्जैन में किया गया है। तो ये हाल फिलहाल में मनाए गए महोत्सव हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसे ऐड हो जाना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज और इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक, साइंस की ई बुक, जियोग्राफी की ई बुक। तो ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए
ऐप को जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डस्ट लेक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लेक सैन्य अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की जानी है और याद रखिएगा कि इस साल इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इस साल यानी 2024 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में ही किया जा रहा है, क्योंकि एक साल इंडिया में और एक साल उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन होता है। तो 5वां इसका संस्करण है, 15 अप्रैल से ये शुरू होगा और 14 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि डस्ट लेक सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन उज्बेकिस्तान के किस शहर या किस जिले में हुआ है, तो उज्बेकिस्तान का एक जिला है जिसे टर्मेज बोला जाता है, तो वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों जब भी किसी भी देश के बीच सैन्य अभ्यास होता है तो उससे दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो मजबूत होते हैं। इसके अलावा दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखती हैं, तो इसके लिए ये सैन्य अभ्यास आयोजित करवाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डस्ट लेक अभ्यास का 4था संस्करण यानी 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। कब से इस अभ्यास की शुरुआत हुई है, तो 2019 से इस अभ्यास की शुरुआत हुई है। 2024 में इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। बात आई है उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। 1991 तक यह सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ यानी सोवियत संघ टूट गया, तो उससे उज्बेकिस्तान भी अलग हो गया। दोस्तों सोवियत संघ को आजकल मतलब उसमें जो सबसे बड़ा देश था वो रूस अभी बचा हुआ है, ठीक है, बाकी देश इससे अलग हो गए हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। और करेंसी क्या है? सोम। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव और राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव। और आपको याद रखना है दोस्तों, ताशकंद से आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो ताशकंद में ही हुआ था और वहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इसी ताशकंद शहर में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है इसी समझौते के दौरान। देखिए उज्बेकिस्तान का मैप आप देख सकते हैं, तो ये है उज्बेकिस्तान का मैप और यहाँ पर आपको अरल सागर दिखाई दे रहा है। तो अरल सागर एक झील है, चूंकि इसका आकार इतना बड़ा था तो इसे सागर नाम दिया गया। तो दोस्तों आजकल अगर हम इस झील की बात करें तो ये सिकुड़ करके बहुत छोटी सी झील बन गई है, क्योंकि जब तक उज्बेकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था तब इसका बहुत ही मिसयूज हुआ है और अब ये झील बहुत ही छोटे स्तर पर आ गई है और काफी संकट यहाँ पर उत्पन्न हो गया है यहाँ के जीवों को। उज्बेकिस्तान की लोकेशन को आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये है इंडिया और ये है यहाँ पर उज्बेकिस्तान। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मैत्री युद्धाभ्यास किस देश के बीच होता है यानी किन देशों के बीच होता है, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। और अभ्यास अयोध्या भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्ती युद्धाभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। और मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। तो मैत्री और मित्र शक्ति में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जा रहा है। नोमोडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। डस्ट लेक अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। और ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला यानी ब्रांच खोलने वाला देश का पहला प्राइवेट बैंक कौन बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। HDFC बैंक ने अभी हाल ही में लक्षद्वीप में अपनी एक ब्रांच खोली है और अब आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप में किस स्थान पर यह ब्रांच खोली गई है। तो जो लक्षद्वीप का कवरत्ती द्वीप है वहां पर यह ब्रांच खोली गई। दोस्तों आपको वो याद ही होगा कि जब मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा करते हैं फिर इसके बाद मालदीव उसका विरोध करता है
और फिर इसके बाद बाइकॉट मालदीव शुरू हो जाता है और फिर ये बात आती है कि लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो अब जब वहां पर पर्यटन बढ़ेगा तो वहां पर बैंक होना जरूरी है। तो HDFC बैंक ऐसा पहला प्राइवेट बैंक बन गया है जिसने अपनी ब्रांच वहां पर खोली है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो ब्रांच खोली गई है इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी वहां पर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी की जो स्थापना है वो 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान में MD और CEO है शशिधर जगदीशन। देखिए, लक्षद्वीप की बात करते हैं तो दोस्तों साउथ में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों के रूप में दिखाई देगा। तो ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट है और ये है लक्षद्वीप, यानी छोटे छोटे से द्वीपों का ये समूह है। कैपिटल इसकी कवरत्ती है। प्रशासक है वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल। और भारत के जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनमें सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। यानी कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है भारत का? लक्षद्वीप। आपको याद रखना है कि यह भारत की मुख्य भूमि से 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, काफी चर्चा में रहा है, इसलिए आप इन सभी पॉइंट को नोट करते जाइएगा। तो देखिए, ये है इंडिया का मैप और ये यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो ये भारत की मुख्य भूमि से 400 किलोमीटर दूर है और लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मोगा द्वीप है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं अनिरुद्ध बोस। तो वो अब राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए निदेशक या नए प्रमुख बने हैं। अब आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां पर है? ये भोपाल में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यह अकादमी भोपाल में स्थित है और इसका पंजीकरण कार्यालय यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहां पर है? दिल्ली में। ये जो एकेडमी है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर काम करती है। दोस्तों, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस एकेडमी में क्या काम होता है। तो इस एकेडमी का काम होता है न्यायिक शिक्षा, यानी कि जो जुडिशियल एजुकेशन है वो प्रदान करना, रिसर्च करना और ट्रेनिंग प्रदान करना। तो आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहां पर है। दोस्तों, यहां पर नियुक्ति की बात आई है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बने हैं? हरिंदर सिंह बने हैं। UGC के सदस्य अभी हाल ही में कौन बने हैं? सच्चिदानंद मोहंती। US इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन बने हैं? तरुण बजाज। 16वें वित्त आयोग के सदस्य अभी हाल ही में मनोज पांडा बने हैं। विप्रो के नए CEO बने हैं श्रीनिवास पल्लिया। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD बने हैं संतोष कुमार झा और CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 14 अप्रैल को हर साल डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो इस बार 134वीं जयंती मनाई गई है। चलिए बात करते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर की। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू में, जिसे अब अंबेडकर नगर कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। 65 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। और इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? रामजी मालोजी सतपाल। माता का नाम था भीमाबाई। इनकी 2 पत्नियां हुई हैं। पहली पत्नी का नाम है रमाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम है डॉक्टर सबिता अंबेडकर। पुत्र का नाम है यशवंत भीमराव अंबेडकर और इनके पोते हैं प्रकाश अंबेडकर। और इन्होंने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? 1956 में। दोस्तों, अगर हम BR अंबेडकर की डिग्रियों की बात करें तो इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA, PhD, LLD की डिग्री हासिल की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc की डिग्री हासिल की है और ग्रेज इनसे बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की है। इन्हें 1956 में बोधिसत्व पुरस्कार दिया गया था और 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम से सम्मानित इन्हें कब किया गया था? 2004 में। द ग्रेटेस्ट इंडियन से कब इन्हें सम्मानित किया गया है? 2012 में। दोस्तों, वह कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जिनसे BR अंबेडकर जुड़े रहे हैं? तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इन पार्टियों से BR अंबेडकर का संबंध रहा है।
इन्होंने कुछ सामाजिक संगठन बनाए हैं, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा और समता सैनिक दल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका निर्माण खेवड़ा में किया जा रहा है। खेवड़ा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो गुजरात के खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यानी यहाँ पर सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा और विंड एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। तो इनको मिला करके एक हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है इसको? तो अडानी समूह की कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो इसके द्वारा इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, इस पार्क की एक्चुअल लोकेशन कहाँ है? तो इसकी एक्चुअल लोकेशन है गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये कितने एरिया में फैला होगा? तो 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी जो क्षमता है वो है 30 गीगावाट की। तो ये क्षमता भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अडानी समूह इस कंपनी के लिए या इस पार्क के लिए कितने रुपए खर्च करने वाली है? तो 1.5 लाख करोड़। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में स्थापित किया गया है। यानी कि सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा और फिर ये जो बिजली बनेगी उसे बैटरी में स्टोर किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में बनाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन है? सांची। सांची के स्तूप तो आपने सुने होंगे, तो उसी शहर को मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर बनाया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर है? चंडीगढ़ में। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू की गई है और गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित क्षेत्र कौन बना है? द्वीप बना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इस साल शुरू की गई है, यानी 2024 में। तो इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बनेंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका गोपी थोटाकुरा। तो गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनने वाले हैं। तो दोस्तों, गोपी थोटाकुरा एक बिजनेसमैन है, पायलट भी हैं। तो वो अंतरिक्ष की अब सैर करेंगे, यानी वहां पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आ जाएंगे। यानी कि उनको वहां पर छोड़ा नहीं जाएगा, एक स्पेस क्राफ्ट से उनको कुछ मीटर तक भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, फिर वापस लाया जाएगा। तो इसे आजकल अंतरिक्ष पर्यटन का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। तो उनके द्वारा NS-25 मिशन भेजा जा रहा है, जिसमें 6 सदस्यों को अंतरिक्ष की यात्रा करवाई जाएगी। तो उनमें से एक कौन होंगे? गोपी थोटाकुरा। दोस्तों, गोपी थोटाकुरा का संबंध आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से है। दोस्तों, अगर हम गोपी थोटाकुरा की बात करें तो उन्होंने अभी हाल ही में तंजानिया के माउंट किलिमंजारो के शिखर पर भी चढ़ाई की है। गोपी थोटाकुरा एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे कि वो 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस के द्वारा अभी हाल ही में एक नई रॉकेट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अंगारा A5 रॉकेट। देखिए, छोटे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपसे। तो आपसे अगर आप पूछ लिया जाए कि अंगारा A5 रॉकेट किस देश से संबंधित है, तो आपको जवाब देना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी चीजें आपको ज्यादा याद नहीं रखनी है। और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह 54.5 मीटर लंबी रॉकेट है, 3 चरण वाली रॉकेट है। और दोस्तों, यह रॉकेट 24.5 टन वजन अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखती है। और आपको याद रखना है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रूस के बारे में। तो भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल किसने खरीदा है? तो वो खरीदा है चाइना ने। विनय कुमार रूस में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। रूस में लगातार 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ है। ओमान की खाड़ी में चीन, ईरान और रूस ने अभी हाल ही में एक अभ्यास किया था, जिसका नाम था सुरक्षा बेल्ट 24। ईरान ने रूस की मदद से पार्स फर्स्ट उपग्रह को अभी हाल ही में लॉन्च किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रसिया में किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट जरूर करते जाइएगा।
2023 में रूस में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, उसका नाम था क्लुचेव्यास्काया सोवका। तो इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, तो ज्वालामुखी का नाम नोट कर लीजिएगा और देश नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है, या ये ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों, जब हम घरेलू क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो भारत के क्रिकेट को कई क्षेत्रों में बांटने के आधार पर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी इस प्रकार के क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो पूर्वी क्षेत्र ने अभी हाल ही में सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी का खिताब जीता है, और इसकी कप्तान कौन थी? दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो दीप्ति शर्मा की कप्तानी में पूर्वी क्षेत्र ने ये ट्रॉफी अपने नाम की है, और पूर्वी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को हराया है। फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे में। दोस्तों, आपको याद रखना है कि विजेता को 50 लाख रुपए की राशि दी गई है और उप विजेता को 20 लाख रुपए की राशि दी गई है। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? मिन्नू मणि को, जो कि दक्षिण क्षेत्र की कप्तान है। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को चुना गया है। देखिए, क्रिकेट की ट्रॉफी की बात आई है तो कुछ कप और ट्रॉफियां डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड हैं। रोहिंग्टन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? आंसर हो जाएगा 170 मिलियन टन। यानी भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2024-25 में भारत का जो कोल प्रोडक्शन है वो 170 मिलियन टन हो जाए। तो अभी वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है? 116 मीट्रिक टन का, और 2024-25 में भारत का लक्ष्य कितना है? 170 मिलियन टन का। ठीक है, तो ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। आपको याद रखना है कि भारत में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कोयला खदान अधिनियम 1973 के तहत किया गया था। देखिए, यहां पर लक्ष्य की बात आई थी तो कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य क्या है भारत सरकार का? 2024 का। हर घर में नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 का। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य भारत सरकार का 2025 तक का। और भारत का चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक का। और भारत द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक का। भारत का टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक का। तो ये तो बात हुई दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? सिट्रोएन। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 10। और 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किर्गिस्तान में। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? लिंडी कैमरून। किस देश ने रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है? स्विट्जरलैंड। पिजो इलेक्ट्रिक बोन इंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल कौन बना है? कमांड हॉस्पिटल पुणे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जेएनयू की रैंक क्या है? 20। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई बाक ब्रिज किस जिले में स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। मुरारी लाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? पर्यावरणविद। यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन बने हैं? तरुण बजाज। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करेंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रेमचंद्र की पुस्तक का नाम है गोदान गबन। काफी पुस्तकें लिखी हुई प्रेमचंद्र जी ने। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम है गीतांजलि। और संजय बारू की पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सितवे बंदरगाह किस देश में है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर म्यांमार बताया हुआ है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।